नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी और ईएमआरएस टीजीटी हिस्ट्री कंप्लीट कोर्स आप लोग का चल रहा है और कक्षा 11 एनसीईआरटी हिस्ट्री मैं इसे क्वेश्चन आंसर मैं कंप्लीट करा रहा हूं आप लोग का। ये बीपीएससी ईएमआरएस टीजीटी यूजीसी नेट क्लास 11th की बुक है और बुक का नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। ये आपका क्या है? ये आपका बुक है, ठीक है, विश्व इतिहास के कुछ विषय। तो इसी का जो चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन, तो इसकी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को देखेंगे और बीपीएससी ईएमआरएस एनसीईआरटी हिस्ट्री क्वेश्चंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। यह क्वेश्चन आंसर है और यह तीसरा लेक्चर वीडियो है। ये तीसरा लेक्चर वीडियो है क्वेश्चन आंसर का विश्व इतिहास के कुछ विषय पार्ट 2 लेखन कला और शहरी जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। एक बात और कहना चाहूंगा, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। पूरी एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट होगी, कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करूंगा, पूरा नोट्स दूंगा, एक एक चैप्टर का नोट्स दूंगा, उसकी टेस्ट सीरीज दूंगा, उसके प्रश्नोत्तरी को कराऊंगा, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों का पूरा संपूर्ण सार आप लोग को दूंगा। सारे के सारे पीडीएफ नोट्स और सारे के सारी फाइल हैं और सारे के सारे लेक्चर वीडियो मिलेंगे, ठीक है। तो जो भी लोग इच्छुक हैं वो मैसेज कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में भी दर्ज है, ऊपर भी शो हो रहा है। ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। इसका जो पेमेंट है 799 रुपये का, 799 रुपये का पेमेंट है, ठीक है। आप पेमेंट करके जुड़ सकते हैं हमसे। इस समय बीपीएससी ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी के लिए जो भी सीरियस हैं वह लोग कंप्लीट कोर्स ओपन है, ले सकते हैं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। लेखन कला और शहरी जीवन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। अति लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे इस पाठ का। अति लघुत्तरी प्रश्न जो है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है, 2 बिंदु दीजिए। श्रम विभाजन जो है शहरी जीवन की विशेषता है, 2 बिंदु दीजिए। मतलब शहरी जीवन में क्या होता है? शहर के जीवन में क्या होता है? श्रम विभाजन होता है, ठीक है। एक व्यक्ति कोई और काम कर रहा है, दूसरा व्यक्ति कोई और काम करेगा, ठीक है। मतलब जैसे आप शहर में भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि अलग अलग दुकानें हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह के कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो शहरी जीवन आमतौर पर ऐसा होता है, ठीक है। शहर में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग कार्य क्षमता के अनुसार अलग अलग काम कर रहा है, ठीक है। शहर का जीवन ऐसे ही होता है, श्रम विभाजन वहाँ होता है। लेकिन दरअसल ये जो आपका पाठ है लेखन कला और शहरी जीवन, इसमें पूरे पाठ में मेसोपोटामिया की संस्कृति, कला, धर्म, साहित्य को बताया गया है। मेसोपोटामिया के बारे में ही बताया गया है। मतलब सीधे सीधे यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता लिख देता तब भी चलता, तो यहाँ पर लेखन कला और शहरी जीवन कहा गया है, लेकिन विशेष रूप से इसमें पूरा जो फोकस डाला गया है मेसोपोटामिया की सभ्यता पर डाला गया है, ठीक है। तो आइए देखें, मेसोपोटामिया की सभ्यता पर इस पर प्रकाश डाला गया है। तो श्रम विभाजन शहरी जीवन की विशेषता है। तो देखिए, नगर के सब लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। नगर के जो भी लोग हैं, मतलब मेसोपोटामिया के जो नगर के जो भी लोग थे वह एक दूसरे पर क्या थे? एक दूसरे पर निर्भर थे, ठीक है। कोई दूध बेचने का काम करता था तो कोई लकड़ी देने का काम करता था, तो एक दूसरे पर क्या है? निर्भर थे। आज भी हम लोग निर्भर होते रहते हैं, ठीक है। एक पत्थर की मुद्रा तराशने वाले को कांसे के औजारों की आवश्यकता होती थी। जो पत्थर की मुद्रा तराशता था, पत्थर की मुद्रा मतलब कि अगर कोई पत्थर का सिक्का बना रहा है या पत्थर की कोई भी चीज बना रहा है तो उसको क्या आवश्यकता पड़ेगी? उसको कांसे के औजार की आवश्यकता पड़ेगी ना। कांसे के औजार से ही तो पत्थर की तराशा जा सकता है, क्योंकि उसकी विशेषता तो पत्थर उकेरने तक ही सीमित है, ठीक है। तीसरा देखिएगा, कांसे के औजार बनाने वाले को तांबा। अब कांसे का जो औजार बनाता था उसे किसकी आवश्यकता पड़ती थी? तांबा और टीन की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि तांबे और टीन से ही मिलाकर कांसा बनाया जाता था। तो तांबे और टीन से मिलाकर वह कांसा बनाता था। और कांसे के औजार की आवश्यकता किसे पड़ती थी? जो पत्थर की नक्काशी करता था। साथ ही लकड़ी के कोयले की आवश्यकता पड़ती थी। तो ये सब जब एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक दूसरे के लिए ये सब काम करना पड़ेगा तो अलग अलग लोगों से मंगाना पड़ता था, ठीक है। तो इसे ही श्रम विभाजन कहा गया है। दूसरा देखिएगा, मेसोपोटामिया में सामान जो होता था, वस्तुएं होती थी, उसके आयात निर्यात किस प्रकार होता था?
तो देखिए मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव था। देखिए पहली बात आपको बता दूं मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ना, यहाँ पर कृषि संसाधन बहुत ज्यादा मौजूद था। मतलब जो जमीन थी मेसोपोटामिया की वह बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। अच्छा, मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। मैं लेक्चर वीडियो में कराया हूं, बताया भी हूं। मेसोपोटामिया जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस और पोटामिया, मतलब मध्य भाग बना हुआ है किसका? नदी से। मतलब मेसोपोटामिया जो है एक तरफ दजला नदी बहती थी और एक तरफ फरात नदी बहती थी। जैसे एक तरफ दजला नदी बहती है और एक तरफ फरात नदी बहती है और दोनों नदियों के बीच में यह मेसोपोटामिया था। तो मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र था बहुत ही ज्यादा उपजाऊ था, यह दोआब में था। जैसे गंगा और यमुना के दोआब की जो भूमि होती है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है, क्योंकि दोनों नदियां अपने साथ बहुत ही ज्यादा उपजाऊ मिट्टी लाती हैं। ठीक है, तो वैसे ही मेसोपोटामिया की जो भूमि थी वह कृषि संसाधन से भरपूर थी, कृषि संसाधन मौजूद था, कृषि फसलें ज्यादा पैदावार होता था, लेकिन खनिज संसाधनों का अभाव था मेसोपोटामिया में। इसलिए वे लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी या अन्य कीमती पत्थरों का तुर्की और ईरान से आयात करते थे। दो देशों से आयात करवाया जाता था, तुर्की और ईरान से। ठीक है, दूसरा देखिएगा, ये अपना कपड़ा मतलब मेसोपोटामिया के लोग अपना कपड़ा, कृषि उत्पाद, कृषि से संबंधित उत्पाद काफी मात्रा में निर्यात करते थे। भाई वो अपना कपड़ा भी निर्यात करते थे क्योंकि वहाँ कपास की पैदावार होती थी और कृषि उत्पाद भी होता था, चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का। ठीक है, तो वो उसकी क्या करेंगे? निर्यात करते थे। ठीक है, क्या आयात करते थे? क्योंकि जो धातुओं का कमी था, धातु नहीं था, खनिज संसाधन नहीं था, तो उसके लिए वह आयात करते थे। ठीक है, लेकिन कृषि उत्पाद था उनके पास, इसलिए उसका क्या करते थे? निर्यात करते थे। प्रश्न 3 देखिएगा, मेसोपोटामिया में भाषा के इस्तेमाल का वर्णन करें। मेसोपोटामिया में भाषा के इस्तेमाल का वर्णन कीजिए। मतलब मेसोपोटामिया की जो भाषा थी वह कैसी थी? फिर मैं आप लोग बता दूं, आप लोग बीपीएससी और ईमारस के प्रति जो भी लोग गंभीर हैं, सीरियस हैं, वह लोग इस कंप्लीट कोर्स को ले सकते हैं। केवल 799 रुपये में कंप्लीट कोर्स कराऊंगा। बीपीएससी और ईमारस का कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पूरा का पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट कराऊंगा, एससीईआरटी कंप्लीट कराऊंगा और जबरदस्त मटेरियल आप लोग को दूंगा। ठीक है, तो जो भी लोग इच्छुक हैं वह लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। प्रश्न 3 देखिएगा, मेसोपोटामिया में भाषा के इस्तेमाल का वर्णन करिए। कैसी भाषा थी मेसोपोटामिया की? तो भाषा का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने में, भाषा का क्या इस्तेमाल होता था कि हिसाब किताब करने में। मतलब भाषा, अगर कोई व्यक्ति भाषा जानता है तो इसका काम क्या करता था? वह हिसाब किताब करने में इसका इस्तेमाल होता था। भाषा का इस्तेमाल ही तो पूछ रहा है। देखिए, भाषा का इस्तेमाल का वर्णन करिए। आज भी भाषा अगर आप बोलना जानते हैं तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? बहुत कुछ बोल सकते हैं भाई, भाषा के अलावा तो कुछ आप नहीं कर सकते हैं। तो भाषा का इस्तेमाल क्या करते थे? हिसाब किताब करने में भाषा का उपयोग होता था। फिर शब्दकोश बनाने में, ठीक है, भाषा का इस्तेमाल होता था। फिर भूमि स्थानांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपना भूमि पट्टे पर देता था, किराए पर देता था, तो कानूनी मान्यता प्रदान करने के लिए भी भाषा आवश्यक थी ना। बिल्कुल, कानून में परिवर्तन कराने के लिए भी भाषा की आवश्यकता थी। ठीक है, फिर राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और आदेश जारी करने में भी भाषा का प्रयोग होता था। प्रश्न 4 देखिएगा, मुखिया अपने आसपास लोगों को क्यों बसाता था? तर्क दीजिए। ये मुखिया मतलब गांव के जो मुखिया होते थे, जो स्थानीय रूप से जो भी लोग धनाढ्य लोग थे, जो प्रशासन देखते थे स्थानीय रूप पर, उन्हें मुखिया कहा गया है। तो मुखिया अपने आसपास लोगों को क्यों बसाता था? तर्क दीजिए। आवश्यकता पड़ने पर सेना तैयार मिले। तो मुखिया जहां भी रहता था, प्रशासन जहां भी चलता था, आसपास लोग रहते थे, ठीक है, और वह लोग बसे होते थे ताकि आवश्यकता पड़ने पर सैन्य सहायता मिल सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर सेना तैयार मिले। ठीक है, आसपास बसने से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। ठीक है, आसपास बसने से सब लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें, इसलिए मुखिया लोग अपने आसपास लोगों को बसाते थे। ठीक है, प्रश्न 5 देखिएगा, मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़ लिख पाते थे। तर्क देकर स्पष्ट करिए। अच्छा, मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग थे जो पढ़े लिखे थे। क्या इसका रीजन रहा होगा? मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़े लिख सकते थे। मतलब यहाँ पर साक्षरता जो थी ना, ऐसी बात नहीं कि सब लोग निरक्षर थे, लेकिन साक्षरता जो थी कम थी मेसोपोटामिया में।
ठीक है, मेसोपोटामिया में बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। ठीक है, प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी। अब सोचिए, आज भी अंग्रेजी की वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26। और हिंदी में कितने होते हैं? 52। ठीक है, और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, यहाँ पर जो प्रतीक और चिन्ह थे जो लिखा जाता था वह सैकड़ों की संख्या में थे और बहुत ही पेचीदा होते थे एक एक चिन्ह, और उनसे मिलकर भाषा बनती थी। तो आप समझ सकते हैं कितना पेचीदा था इनका ज्ञान विज्ञान और भाषाएं। प्रश्न 6 देखिएगा, मारी नगर के राजमहल की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता में 3 नगर थे, 3 प्रसिद्ध नगर थे, उर, उरूक और मारी। ये 3 नगर थे मेसोपोटामिया की सभ्यता में। तो मारी नगर के बारे में पूछ रहा है कि मारी नगर के राजमहल की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करें। मारी नगर के जो राजमहल थे इनकी दो विशेषताओं का वर्णन करिए। मारी नगर का विशाल राजमहल वहां के शाही परिवार का निवास स्थान था। तो मारी नगर में ही विशाल राजमहल भी मिला है मेसोपोटामिया में। जो क्या था, इस राजमहल में शाही परिवार, जो मतलब राजा के जो परिवार रहते थे वह रहते थे। तो यह भी है कि राजमहल कहाँ से मिला है, तो मारी नगर में ही मिला है जहां राजा का परिवार रहता था। ठीक है, यह राजमहल प्रशासन और कीमती धातुओं के निर्माण का मुख्य केंद्र था। अब राजा का जो राजमहल था ना, वहां कीमती धातुओं का निर्माण होता था, कीमती धातुओं का निर्माण का मुख्य केंद्र था मारी का राजमहल। ठीक है, राजा के भोजन की मेज पर, राजा की जो भोजन की मेज होती थी, वहां हर रोज भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ, आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा और बियर आदि रखे जाते थे। तो राजा को भोजन में इस सब चीजों को क्या किया जाता था, परोसा जाता था। इस विशाल महल में, मतलब मारी में जो विशाल महल है, कितने कक्ष मिले हैं, कितने रूम थे? 260। 260 कमरे थे मारी के राजमहल में, 260, ध्यान में रखिएगा। और यह मारी का राजमहल कहाँ मिला है? मेसोपोटामिया में मारी नगर में यह राजमहल था। ठीक है, यहाँ पर कीमती धातुओं के निर्माण का यह मुख्य केंद्र भी था। और कितने कक्ष थे? 260। मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ स्पष्ट करिए। अभी मैंने आपको बताया है कि मेसोपोटामिया जो था एक दोआब था। दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। दोआब बहुत आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, भूगोल में। दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि। तो मेसोपोटामिया भी जो था वह दोआब था। मेसोपोटामिया नाम यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस और पोटोमोस आदि से मिलकर बना है। मेसोस का मतलब क्या होता है? मध्य, और पोटोमोस का मतलब क्या होता है? नदी से मिलकर बना। मतलब जो मध्य भाग है, जो मध्य भाग है वह नदियों से मिलकर बना है। मतलब एक तरफ दजला नदी और दूसरी तरफ फरात नदी बहती है। ठीक है, इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला और फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को माना जाता है। यह ऐतिहासिक भूमि आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। अगर देखा जाए आधुनिक समय में मेसोपोटामिया कहाँ है? मेसोपोटामिया कहाँ था? वह इराक में था। इराक में, मतलब इराक का कुछ हिस्सा मेसोपोटामिया कहलाता था। तो आज जो इराक है ना, वह पूर्व में क्या था? मेसोपोटामिया था, जहाँ एक बड़ी सभ्यता वास करती थी, रहती थी। ठीक है, कुछ तकनीकी समस्या है। हाँ, देखिए, मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करना है। मेसोपोटामिया की जो भौगोलिक स्थिति थी वह कैसी थी? अब हम लघुत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं। अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए और ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे।
ठीक है। अब सोचिए कितना बढ़िया तरीके से हम लोगों ने लेखन कला और शहरी जीवन के इतने सारे प्रश्नों को देखा है। और मैं लेखन कला और जो शहरी जीवन है इसका मैं नोट्स भी आप लोग को दूंगा। हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से मैं कंप्लीट कराया हूँ। अब मैं लघुत्तरी प्रश्नों के माध्यम से मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। मेसोपोटामिया की जो भौगोलिक स्थिति का वर्णन करिए, यह प्रश्न है आपका। तो देखिए यह क्या है, इराक भौगोलिक विविधता का देश है। देखिए मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करना है कि इसका भौगोलिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, तो वर्णन में ये है कि इराक जो है भौगोलिक विविधता का देश है। अरे भाई भौगोलिक विविधता थोड़ी बदल जाएगी, तो इराक में ही तो मेसोपोटामिया था, तो इराक जो है भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में मतलब इराक के मतलब मेसोपोटामिया के पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे मैदान हैं, मतलब पूर्व और उत्तर भाग में हरे भरे मैदान हैं जिनमें छायादार पेड़ और पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ पर्याप्त वर्षा होने से अच्छी फसल हो जाती है। मैंने आपको बताया है कि मेसोपोटामिया की जो भूमि थी वह बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, इसीलिए यहाँ पर कृषि आदि बहुत ही अच्छा होता था, फसल की पैदावार होती थी, लेकिन खनिज संसाधनों का अभाव था। ठीक है, मेसोपोटामिया में भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना पेट भर लेती हैं। यहाँ पर भेड़ बकरियों को पाला जाता है और यहाँ पर क्या है, छोटी छोटी झाड़ियाँ उगती हैं, वनस्पतियाँ उगती हैं, तो भेड़ बकरी क्या है, वनस्पतियों को चरकर अपना पेट भर लेती हैं। ठीक है, तो पशुपालन भी अच्छा तरीके से होता है यहाँ पर। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ, देखिए अभी आपको बताया हूँ, यह जो जैसे कि मान लीजिए मेसोपोटामिया की सभ्यता है तो दजला और फरात नदी के बीच में है, लेकिन दजला नदी कहाँ है, दजला नदी इधर है, ठीक है, पूर्व की ओर, और आपका फरात नदी कहाँ है, पश्चिम की ओर। ठीक है, तो पूर्व में दजला की सहायक नदियां ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है, और इधर इराक के बगल में ही ईरान है, तो इधर ईरान की तरफ जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन बनाती है दजला नदी। दजला और फरात नदियों ने इस मैदान को सुंदर, रमणीय और हरा भरा उपजाऊ बनाया है। तो दजला और फरात नदी जो है इस मैदान को क्या बनाई है, सुंदर बनाई है, रमणीय बनाई है, हरा भरा उपजाऊ बनाई है। जब नदियां जहाँ बहती हैं वह पूरा मैदान हरा भरा हो ही जाता है, आपको पता है। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, मेसोपोटामिया की कृषि व्यवस्था का वर्णन करना है। मेसोपोटामिया में जो कृषि व्यवस्था था वह कैसा था, तो कृषि व्यवस्था का वर्णन करना है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती आरंभ हो गई थी। मतलब मेसोपोटामिया में जो कृषि का आरंभ हुआ था वो 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच में यहाँ पर खेती का आरंभ हुआ था, मतलब कृषि आरंभ हुआ था। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूं, जौ, मटर, मसूर आदि है। ठीक है, गर्मियों में खजूर के पेड़ अत्यधिक फल देते थे। मतलब मेसोपोटामिया में गेहूं, जौ, मटर, मसूर आदि उगाया जाता था, और गर्मियों में खजूर भी यहाँ पर उगाया जाता था। ठीक है, समकालीन सभ्यताओं में सबसे अच्छी खेती यहाँ पर होती थी। जितनी भी समकालीन सभ्यताएं हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ग्रीस की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में कृषि जो होती थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से होती थी, खेती अच्छी होती थी मेसोपोटामिया में। ठीक है, ऊंचाई वाले इलाकों में भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएं मिल जाती थी। ठीक है, स्टेपी घास के मैदानों में पशुपालन भी आजीविका का साधन था। जो स्टेपी घास के मैदान थे मेसोपोटामिया में, यहाँ पर पशुपालन भी अच्छा होता था। ठीक है, दजला और फरात कई धाराओं में बटकर नहरों के रूप में खेती की सिंचाई करती थी। तो दजला और फरात नदी जो है मेसोपोटामिया के बीच में ही स्थित है, दजला और फरात नदी। तो कई धाराएं में बढ़कर, मतलब इसकी अलग अलग सहायक नदियां थी, तो कई धाराओं में बढ़कर खेती के लिए सिंचाई का काम भी करती थी। अच्छी खेती ही शहरी जीवन का आधार है। तो अच्छी खेती ही शहरी जीवन का आधार है, मतलब शहर के लोग जो हैं वो क्या, इस पर भाई शहर के लोगों को जो कच्चा माल चाहिए वह खेती से तो आएगा, तो अच्छी खेती ही शहरी जीवन का आधार है। अब यह थोड़ा सा क्रम उल्टा हो गया, दूसरा प्रश्न था, यह तीसरा प्रश्न होना चाहिए, लेकिन अभी दूसरा प्रश्न लिख दिया है। देखिए मेसोपोटामिया में शहरीकरण का क्या महत्व था, विवेचना करिए। तो अगले वीडियो में हम लोग इसकी विवेचना करेंगे। ठीक है, अब तक के लिए मैं इसे रख देता हूँ। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।